लास्ट टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, दैट इज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू का लास्ट टाइप है, सॉरी कनेक्टिव टिश्यू का लास्ट टाइप है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो उसमें हमने बोला दो तरीके। अब देखो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है, बेसिकली बॉडी के अलग अलग पार्ट को कनेक्ट करता है विद द हेल्प ऑफ फ्लूइड, एक स्पेशल फ्लूइड जिसका नाम क्या है, ब्लड, और मेंटेन करता है क्या, कंटिन्यूटी इन द बॉडी। मतलब सीधी सी बात है कि अगर मेरे इस पार्ट से इस पार्ट का कनेक्शन करवा के रख रहा है ना, तो वो कंटिन्यूटी मतलब हाँ अब इसके बाद ये काम होना है, तो मेरी बॉडी नॉर्मल कंटिन्यूएशन में काम करती रहती है। किसके कारण हो रहा है, ये हो रहा है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू के कारण। तो उसमें हम जो सबसे पहले पढ़ रहे हैं दैट इज द ब्लड। ब्लड क्या है, एक तरीके का फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, ये बात हमें पता है बिल्कुल। इस टिश्यू के अंदर हमें अब आपको पता है ब्लड बेसिकली दो पार्ट का बना हुआ है, उसके अंदर कुछ स्पेशल सेल्स होती है और बाकी सारा फ्लूइड होता है जिसे हम बोल देते हैं प्लाज्मा। हुआ क्लियर? ये दो चीजों का बना हुआ है ब्लड। वही लिखा हुआ है कि सेल्स होती हैं, सेल को हम कोरप्सल्स भी बोलते हैं, जो उस फ्लूइड के अंदर, उस मैट्रिक्स के अंदर, एक लिक्विड से मैट्रिक्स के अंदर मूव कर रही होती है। उस मैट्रिक्स को, उस लिक्विड के मैट्रिक्स को, उस मीडियम को क्या बोला गया, ब्लड प्लाज्मा। वही बोला मैंने, सेल्स या फिर कोरप्सल्स, कॉर्पसल्स, ठीक है। ये सेल्स या कॉर्पसल्स क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं एक लिक्विड मैट्रिक्स के अंदर। उस मैट्रिक्स का नाम क्या है, प्लाज्मा। हुआ क्लियर? प्लाज्मा के अंदर कोई भी प्रोटीन फाइबर नहीं होता, ठीक है, लेकिन इस प्लाज्मा के अंदर हमें सेल्स देखने को मिलती हैं जिन्हें क्या बोला जाता है, ब्लड कॉर्पसल्स। ब्लड कॉर्पसल्स या फिर ब्लड की सेल्स, है ना। तो ठीक है, अब ब्लड कॉर्पसल्स या फिर ब्लड की सेल्स होती हैं कुल कितने प्रकार की, 3 प्रकार की। ये तो आप लोगों को भी पता है। एक होती है आरबीसी, एक होती है डब्ल्यूबीसी, जो क्या होती है, सिपाही। हमारी बॉडी की सिपाही कौन है, डब्ल्यूबीसी। सिपाही को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, सोल्जर, है ना, फाइट, हमारे इन्फेक्शन से लड़ती है। थर्ड वन इज द प्लेटलेट। ये 3 तरीके की कॉर्पसल्स देखने को मिलेंगी या फिर ये 3 तरीके की ब्लड सेल्स देखने को मिलेंगी आपको। अब वही नाम बताए गए हैं, एक है आरबीसी जिसे हम क्या बोलते हैं, एरिथ्रोसाइट्स। याद रखना है नाम, हमेशा ये वर्ड नाम भी यूज किया जाता है। डब्ल्यूबीसी बोले तो व्हाइट ब्लड सेल या फिर ल्यूकोसाइट। थर्ड वन इज द प्लेटलेट। तो हमने 3 तरीके की ब्लड कॉर्पसल्स या फिर ब्लड सेल्स पढ़ी है। फर्स्ट वन इज आरबीसी। आरबीसी माने रेड ब्लड सेल, जिसको हम क्या बोलते हैं, एरिथ्रोसाइट्स। सेकंड वन इज द डब्ल्यूबीसी, जिसको हम क्या बोलते हैं, व्हाइट ब्लड सेल या फिर ल्यूकोसाइट। नाम याद रहेगा ना, ल्यूकोसाइट। थर्ड वन इज द प्लेटलेट्स, ठीक है। चलिए, तो आपको पता है डब्ल्यूबीसी का काम क्या है, फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन। आरबीसी का काम क्या है, बेसिकली ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करवाना। ब्लड को रेड कलर कौन प्रोवाइड करती है, आरबीसी के अंदर वाला प्रेजेंट एक स्पेशल पिगमेंट हीमोग्लोबिन। ये सब पढ़ेंगे। प्लेटलेट का काम क्या होता है, कोएगुलेशन। कोएगुलेशन क्या होता है मैम, अब आप ये बताओ, किसी को पता है, कोई कोएगुलेशन बता सकता है मुझे क्या होता है, मुझे तो नहीं पता, कोई बता सकते हैं? तो बोलोगे मैम हाँ आप बता दो, मुझे नहीं पता। चलो कोई नहीं, मैं बताती हूँ। कोएगुलेशन आपने देखा है कि आपके जैसे भी कोई चोट लगती है तो कुछ समय बाद वो ब्लड बहना बंद हो जाता है ना। बहने के बाद एक छोटा छोटा, एक उसके ऊपर डार्क डार्क कलर का एक जैसे कि कुछ लगा दिया हो, ऐसे हमारी बॉडी खुद बना लेती है। एक क्रशर, अजीब सा
मटेरियल सा लग जाता है, उसे बोला जाता है, वो किसके कारण होता है, वो प्लेटलेट के कारण होता है, वो उसे बोला जाता है कोएगुलेशन, है ना। ठीक है, हुआ क्लियर। चलिए सबसे पहले अब देखो, हमने बोला कि हमारे ब्लड के अंदर दो चीजें हैं, एक तो है प्लाज्मा, एक है सेल्स, सेल कंपोनेंट। तो ज्यादा क्या है, प्लाज्मा, क्योंकि पानी के अंदर उस लिक्विड मैट्रिक्स के अंदर सेल तैर रही हो। कितने परसेंट, अगर मान लो टोटल ब्लड हमारे पास कितना है 100% लेके चले, तो उसमें से 55% बोले तो 55% केवल प्लाज्मा है। हुआ क्लियर। ठीक है, ये क्या है, एक बहुत कॉम्प्लेक्स सा फ्लूइड है ना, नॉर्मल ऐसा ही पानी नहीं है, ये थोड़ा स्पेशल फ्लूइड है। ठीक है, जिसके अंदर बहुत सारे इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स या फिर ऑर्गेनिक मिनरल्स देखने को मिलेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स देखने को मिलेंगे। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस ऑफ द प्लाज्मा आर क्या होते हैं, जैसे कि आप देखोगे एल्ब्यूमिन, एक स्पेशल सोल्यूबल होने वाले प्रोटीन्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, ठीक है, फाइब्रिनोजन, ये कुछ स्पेशल प्रोटीन्स देखने को मिल रहे हैं किसके अंदर, प्लाज्मा के अंदर। ये प्रोटीन्स कैसे हैं, सोल्यूबल प्रोटीन्स, है ना। तो एल्ब्यूमिन क्या होता है, एल्ब्यूमिन ए से मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर को ब्लड के, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड को मेंटेन करके रखेगा, कौन, एल्ब्यूमिन। ग्लोब्यूलिन क्या, एंटीबॉडीज, ठीक है, क्या बनाते हैं, एक्ट एज अ एंटीबॉडी की तरह काम करता है। फिब्रिनोजन मतलब ब्लड को क्लॉट होने में, कोएगुलेट होने में मदद करता है, ब्लड का थक्का सा जमाता है। मैंने बोला प्लेटलेट का काम क्या होता है, प्लेटलेट्स लाके जम जाती है और ब्लड का थक्का जमा देती है, जिसके कारण ब्लड फ्लो और नहीं हो पाता, है ना। बिल्कुल, तो उसमें किसका भी एक रोल होता है, उसमें प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन होता है, उसका भी रोल होता है। तो अब देखो मैंने आपको तीन बताए, तीन तरीके के प्रोटीन। एल्ब्यूमिन का काम क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करना। आप बोलोगे मैम ये ऑस्मोटिक प्रेशर तो बोले जा रहे हो, आपने बताया नहीं होता क्या। ऑस्मोटिक मतलब, अब सीधी सी बात है, मेरे प्लाज्मा के अंदर जितना पानी होगा उसका मैट्रिक्स उतना ज्यादा लिक्विड ही होगा, उतना ज्यादा बढ़ जाएगा, है ना। अगर मैं मेरी प्लाज्मा में से पानी की मात्रा कम कर दूं तो उतना ज्यादा मेरा प्लाज्मा गाढ़ा हो जाएगा, उतनी स्लो मूवमेंट होगी। तो उतनी जितना पानी बढ़ा उतने ही वॉल्यूम में प्रेशर बढ़ा। तो ये काम कौन करता है, एल्ब्यूमिन का काम क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करना। सेकंड वन मैंने बोला ग्लोब्यूलिन प्रोटीन। ग्लोब्यूलिन क्या करता है, एंटीबॉडीज की तरह एक्ट करता है। अब बाहर से कोई भी इंफेक्शन आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग, उसके अगेंस्ट फाइट करने वाली कोई भी बैक्टीरिया आ रहा है, उसके अगेंस्ट जो फाइट करेगी वो कौन करवाती है, डेट इज द ग्लोब्यूलिन प्रोटीन। थर्ड हमने पढ़ा फिब्रिनोजन मतलब क्लॉट बनवा रहा है, बोले तो प्लेटलेट की सहायता कर रहा है ब्लड लॉस को रोकने में। हुआ क्लियर। तीनों प्लाज्मा के प्रोटीन हमें याद हो गए हैं। कौन कौन से पढ़े हमने, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन एंड फिब्रिनोजन। हुए क्लियर, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट मैंने क्या बोला, जो प्लाज्मा है उसके अंदर बहुत सारे इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स भी होते हैं, सोल्यूबल प्रोटीन भी होते हैं, फूड भी होता है, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, लिपिड, विटामिन, एंजाइम, हार्मोन, ये सब चीजें हमारे पास उस लिक्विड के अंदर क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं। बोले तो उस प्लाज्मा के अंदर, प्लाज्मा को क्या बोला था मैंने, दैट इज द फ्लूइड मैट्रिक्स ऑफ ब्लड। क्या बोला था मैंने, फ्लूइड मैट्रिक्स किसका, ब्लड का। बाकी बचा कंपोनेंट 45% सेल्स। अब जो बची है हमारे पास सेल्स या फिर कॉर्पस्कल्स हैं, वो कितनी है, 45% ऑफ द ब्लड बना रही है। उसमें भी हमने तीन पार्ट में बांट दिया उन सेल को। सबसे पहले आरबीसी, सबसे पहले हम कौन सी पढ़ने जा रहे हैं, आरबीसी, रेड ब्लड सेल। क्या नाम है इनका, एरिथ्रोसाइट्स। याद हुआ
क्या नाम है? दैट इज एरिथ्रोसाइट, है ना। ये क्या होती है? ये बड़ी बहुत ज्यादा, लगभग बहुत ज्यादा होती है नंबर में, जैसे कि 5 to 5.5 मिलियन, इतनी ज्यादा होती है, मिलियंस में प्रेजेंट होती है। कौन? आरबीसी। इनके अंदर क्या होता है? आयरन को कंटेन करने वाला एक लाल कलर का पिगमेंट होता है जिसका नाम क्या है? हीमोग्लोबिन। अब इधर इन्होंने बोला रेस्पिरेटरी पिगमेंट। रेस्पिरेटरी मतलब रेस्पिरेशन में मदद करेगा। अब आपको पता है रेस्पिरेशन में क्या चीजें आती हैं? ऑक्सीजन और CO2। तो इसका मतलब ऑक्सीजन और CO2 के लेन देन में मदद कर रहा है। एक स्पेशल पिगमेंट है जिसका नाम क्या है? हीमोग्लोबिन। वो हीमोग्लोबिन क्या है? आयरन को कंटेन करने वाला एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। हुआ क्लियर? तो ये जो अर्थ्रोसाइट्स होती हैं, बोले तो आरबीसी होती है, किनकी? मैमल्स की। वो कैसी होती है? सर्कुलर भी हो सकती है, बाइकॉन्केव भी हो सकती हैं, डिस्क लाइक भी हो सकती हैं, और इनके अंदर न्यूक्लियस कभी भी नहीं होता। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है कि न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन मैमल्स। किसके अंदर? मैमल्स के अंदर। ये लाइन तो मैंने इनकम्प्लीट बोली, कोई कर सकता है मेरे को करेक्ट? बिल्कुल। All erythrocytes of the mammals have not nuclei, मतलब सॉरी मैंने गलत कर दी। जितने भी मैमल्स होते हैं उनकी एर्थ्रोसाइट्स के अंदर कभी भी न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। दे लैक न्यूक्लियाई। कौन? एर्थ्रोसाइट्स ऑफ द मैमल्स ऑलवेज लैक न्यूक्लियाई। हुआ क्लियर? एकदम क्रिस्टल क्लियर। बिल्कुल। इसीलिए हम क्या बोल सकते हैं कि जो मैमिलियन एर्थ्रोसाइट है वो क्या कर लेती है? इंक्रीज कर लेती है अपने सरफेस एरिया को गैसियस एक्सचेंज के लिए। अब मानो मेरी आरबीसी गई लंग के पास, जाके कहती है मुझे ऑक्सीजन लो, मैं ऑक्सीजन लेके हमारे टिश्यूज के पास जाना है, तो अब वो क्या हो जाएंगी? फैल जाएंगी और अपना एरिया बढ़ा लेंगी ताकि वो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन ले सके। ठीक है, इसीलिए वो क्या कर लेती है? अपने सरफेस एरिया को इंक्रीज कर लेती है। किस चीज के लिए? गैसियस एक्सचेंज के लिए, ताकि वो ज्यादा मात्रा में हीमोग्लोबिन को अकोमोडेट कर सके। क्यों? क्योंकि हीमोग्लोबिन ही है हमारी आरबीसी के अंदर जिसका काम क्या है? गैस, रेस्पिरेटरी गैसेस को कंटेन करना, लेके जाना, ट्रांसपोर्ट करवाना। तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा हीमोग्लोबिन होगा, जितना ज्यादा हीमोग्लोबिन होगा वो उतना ज्यादा उस गैस को एक्सचेंज करवा पाएगी। कौन? आरबीसी। ठीक है, आरबीसी का या फिर एर्थ्रोसाइट का मेन रोल क्या है हमारी बॉडी में? ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट। क्या है मेन रोल? है ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट। रहेगा याद अच्छे से? बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट, व्हाइट ब्लड सेल। पहले हम आरबीसी या फिर एर्थ्रोसाइट कर चुके हैं। नेक्स्ट है डब्ल्यूबीसी, जिसका नाम क्या बोला था मैंने? ल्यूकोसाइट। याद है सभी को? दैट इज ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट दो तरीके की होती है। एक तो ऐसी ल्यूकोसाइट, आपको पता है मैंने क्या बोला था? डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल, जिसका काम क्या है? जस्ट लड़ने का। अब एक तो ऐसा है कि वो क्या भयंकर खतरनाक है, आती है कोई बैक्टीरिया उसको खा के निकल के डाइजेस्ट करके फेंक देती है। एक ऐसी है जो कुछ चीजें सिक्रेट करके अपने अंदर से सिक्रेशन भेज के उसको डैमेज करती है। तो दो तरीके की हमने व्हाइट ब्लड सेल बांटी। हाँ, एक तो फैगोसाइट्स, फैगो मतलब खाने वाला, इनगल्फ करने वाली ऐसी सेल्स जो उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को या फिर उस पर्टिकुलर जो भी हमारे पास चीज आई है उसको क्या करेगी? इनगल्फ करेगी, उसे बोला जाता है फैगोसाइट्स। और दूसरी होती है इम्यूनोसाइट्स। इम्यूनोसाइट मतलब एक तरीके से इम्यूनिटी बना रही है, बोले तो पर्टिकुलर चीज सिक्रेट करेगी फिर वो उसको डैमेज कर देगी। तो ये दो तरीके की बात दी हमने डब्ल्यूबीसी को फर्दर। सबसे पहले हम पढ़ते हैं फैगोसाइट्स। फैगोसाइट्स क्या होती है? नाम से ही पता लग रहा है ये क्या करेंगी? फैगोसाइटोसिस, बोले तो निगल लेंगी।
किसी पर्टिकुलर बाहर से फॉरेन मटेरियल को, जो बाहर का मटेरियल आया उसको। ठीक है, ये एक तरीके से डिफेंस का काम कर रही है बॉडी के लिए। कैसे उस बैक्टीरिया को या फॉरेन सब्सटेंस को क्या कर लेती है, इनगल्फ कर लेती है। फिर फेगोसाइट दो तरीके के पढ़ेंगे, एक तो होगी ग्रेन्युलोसाइट, एक होगी ए ग्रेन्युलोसाइट। छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स अगर उसमें प्रेजेंट है तो उसे हमने बोला ग्रेन्युलोसाइट। अगर छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स या बड़े कैसे भी तरीके के ग्रेन्यूल्स नहीं है तो उसे हम बोलते हैं ए मतलब ना होना, ग्रेन्युलर मतलब ए ग्रेन्युलर ल्यूकोसाइट जिसके अंदर ग्रेन्यूल्स नहीं है। तो ग्रेन्युलोसाइट्स के ये क्या होती है, ये इर्रेगुलर शेप न्यूक्लियाई प्रेजेंट होता है, इसके अंदर स्पेशल साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स होते हैं। पर्टिकुलरली कौन कौन सी होती है, न्यूट्रोफिल्स होती हैं, बेसोफिल्स होते हैं और इओसिनोफिल्स होती है ग्रेन्युलोसाइट। ए ग्रेन्युलोसाइट फिर हमने पढ़ी कि इसके अंदर आते हैं मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स क्या होती है, बड़े न्यूक्लियस को कंटेन करती हैं, इसके अंदर बहुत बड़ा न्यूक्लियस होता है जो सेल के एक तरफ प्रेजेंट होता है और बहुत सारा साइटोप्लाज्म होता है क्योंकि बड़ी सेल होती है। ये क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं टिश्यू के अंदर और ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं बाद में किसके अंदर, मैक्रोफेज के अंदर और हिस्टियोसाइट्स के अंदर। ठीक है, ये कुछ स्पेशल हमारे पास बिना ग्रेन्यूल्स वाली सेल है जिनका नाम है मोनोसाइट। ठीक है, जैसे ही हमारे पास मान लो कोई भी इन्फेक्शन हुआ किसी भी ऑर्गन में, किसी भी टिश्यू में, उस टिश्यू के पास जाएगी, उधर जाके खुद को चेंज कर लेगी। किसमें कर लेती है, या तो मैक्रोफाज बना देती है, मैक्रोफाज में कन्वर्ट हो जाती है, वो मैक्रोफाज में कन्वर्ट होके उस पर्टिकुलर बैक्टीरिया को इनगल्फ कर लेती है, या फिर किस में कन्वर्ट हो जाती है, एक तरीके से हिस्टियोसाइट्स में। ये होगी हमारे पास ए ग्रेन्युलर वाली फेगोसाइट। ठीक है, नेक्स्ट हमने पढ़ा ब्लड प्लेटलेट्स। थर्ड टाइप की जो सेल है ब्लड प्लेटलेट्स, इसका नाम होता है थ्रोम्बोसाइट। क्या नाम होता है, थ्रोम्बोसाइट। ये क्या होती है, बहुत छोटी छोटी, जिनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होते, फ्रेजाइल मतलब नाजुक सी, कमजोर सी, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जाइंट बोन मैरो सेल्स के, जिसका नाम क्या है, मेगाकैरियोसाइट। क्या है ये, हमारे पास एक तरीके की सेल नहीं है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या है, हमारे पास बोन मैरो के अंदर एक बड़ी सी सेल है जिसका नाम है मेगाकैरियोसाइट। वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगी। सीधी सी बात है, एक बड़ी सेल अगर छोटे छोटे टुकड़ों में टूटेगी तो ऐसे ऐसे टुकड़े बनेंगे, क्या उनके अंदर न्यूक्लियस होगा, नहीं होगा। तो ये छोटे छोटे ए न्यूक्लिएटेड फ्रेगमेंट्स हैं किसके, मेगाकैरियोसाइट्स के। कौन, प्लेटलेट, प्लेटलेट या फिर थ्रोम्बोसाइट, है ना, जिनका काम क्या है, क्लोटिंग, क्लोट फॉर्मेशन। हुआ क्लियर? चलिए अब देखो, formed elements of the blood. Formed elements are the just cells. ठीक है, जो भी सेल्स हैं हमारे अंदर, हमारी ब्लड के अंदर, उनका formed elements बोला जाता है। तो सबसे पहले सबसे ज्यादा मिलती है नियरली 5 to, कितना बोला मैंने, 5 to 5.5 मिलियन, है ना। वो क्या होती है, एरिथ्रोसाइट या फिर आरबीसी, जैसे कि वो मैंने बताया था 4 to 6 मिलियन। देखो कितने मिलियंस में देखने को मिल रही है, कौन, आरबीसी। नेक्स्ट होता है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी फिर हमने ए ग्रेन्युलोसाइट और ग्रेन्युलोसाइट बोला था। ग्रेन्युलोसाइट मैंने बोला था न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स। ए ग्रेन्युलोसाइट्स में होते हैं लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। ये लगभग 6000 to 9000 होती है, जबकि वो मिलियन में थी, ये थाउजेंड्स में आ गई। प्लेटलेट्स क्या होती है, लैक्स में प्रेजेंट होती हैं, 2 lakh to 4 lakh, है ना। चलिए आगे चलते हैं, अब देखते हैं आरबीसी और डब्ल्यूबीसी के बीच में डिफरेंस। आरबीसी रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल, बता सकते हैं, बिल्कुल आसान है। चलो, आरबीसी सीधी सी सबसे पहली चीज रेड इन कलर, बजाय कि डब्ल्यूबीसी कलरलेस है। जो साइज ऑफ आरबीसी कितना होता है, 7.2 माइक्रोमीटर, है ना। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं।
है ना, हुआ क्लियर। बजाय कि WBC का साइज, कुछ सेल्स बहुत छोटी भी है, कुछ बहुत बड़ी भी है, तो इनका साइज क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। हुआ क्लियर। ये तो बहुत ज्यादा नंबर में, डेट इज 4 to 6 मिलियन, बजाय कि ये जस्ट थाउजेंड्स में, डेट इज 6 to 9,000, है ना। RBC कैसी है, बाइकॉन्केव, ऐसे बाइकॉन्केव शेप में, है ना। बजाय कि WBC कैसी होती है, राउंडेड होती है। अमीबोइड, अमीबोइड मतलब डेट इज इर्रेगुलर शेप, है ना, क्योंकि हमने WBC को फर्दर क्लासिफाई किया था ग्रेन्युलोसाइट और ग्रेन्युलोसाइट में, तो अलग अलग होती है। इनके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, इसीलिए हम इन्हें कॉर्पस्कल्स बोलते हैं। न्यूक्लियस WBC में प्रेजेंट होता है ना। RBC के अंदर एक स्पेशल पिगमेंट होता है, हीमोग्लोबिन, बजाय कि हमारे पास हीमोग्लोबिन WBC में नहीं होता, इसीलिए वो कलरलेस होती है। हीमोग्लोबिन के होने के कारण ही हमारी RBC रेड इन कलर होती है। सेल ऑर्गेनेलीज भी क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, किसके अंदर, RBC के अंदर, क्योंकि आपको पता है जब कंट्रोल करने वाला सिस्टम ही नहीं है तो ऑर्गेनेलीज करेंगे ही क्या, है ना। कंट्रोल करने वाला सिस्टम कौन है, न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस ही नहीं है तो अब ऑर्गेनेलीज क्या ही कर लेंगे, तो इसीलिए इनके अंदर ऑर्गेनेलीज एब्सेंट होते हैं, बजाय कि WBC के अंदर प्रेजेंट होते हैं। क्यों, क्योंकि इसके अंदर न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है ना। ये सिर्फ एक ही तरीके की है, मतलब जितनी भी RBC है वो सारी एक जैसी है, कोई उसको मैंने क्लासिफाई किया नहीं, मैम नहीं किया, लेकिन WBC को कुल 5 तरीके की होती है। 5 तरीके की कौन कौन सी होती है, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इओसिनोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट। ये क्या थी, ग्रेन्युलोसाइट, जिनके अंदर ग्रेन्यूल्स थे। ये क्या थी, ए ग्रेन्युलोसाइट, है ना, हुआ याद। अब लाइफ साइकिल, RBC की लाइफ साइकिल, एक सेल लगभग 120 दिनों तक जिंदा रहती है, बजाय कि WBC की जो लाइफ स्पैन होता है वो बहुत ज्यादा छोटा है, कुछ सेल्स कुछ ही घंटे जीती हैं, कुछ 4-5 दिन जी लेंगी बस, ठीक है। मेन काम क्या है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का, किसका, RBC का। WBC का काम क्या है, डिफेंस का, क्योंकि WBC क्या है हमारी बॉडी की, सोल्जर ऑफ द ह्यूमन बॉडी कौन है, WBC, ठीक है। चलिए अब देखो ब्लड आपको कहाँ मिलेगा, ब्लड हमारी पूरी बॉडी में ऐसे तो बह नहीं रहा है, एक स्पेशल वेसल्स, एक स्पेशल पाइप बनाई गई है जिसका नाम क्या है, ब्लड वेसल। फिर वो ब्लड वेसल भी हमने 3 तरीके की कर दी है, पहली है आर्टरी, दूसरी है वेन, तीसरी है कैपिलरीज। अब ये चीजें मैंने अच्छे से बताई थी, किसी को याद है क्या, जो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। अब इनके बेसिक, इनकी चीजों पे हमने इन्हें बांटा है, ठीक है। मानो ये आर्टरी है, ये क्या हो गई, काफी सारी कैपिलरीज हो गई, फिर ये वेन हो गई, ये आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होती है और पूरी बॉडी के अंदर एक नेटवर्क बनाती है, समझ गए। फंक्शन, काम क्या है किसका, ब्लड का, सीधी सी बात है, ब्लड का सबसे पहला काम क्या है, न्यूट्रिएंट्स को, हॉर्मोन्स को, विटामिन्स को अलग अलग टिश्यू में अलग अलग जगह भेजना, या फिर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को किडनी के पास पहुंचा के या लीवर के पास पहुंचा के अपनी बॉडी से बाहर निकालना। पहला फंक्शन हो गया है ब्लड का। दूसरा फंक्शन, RBC का काम क्या है, जैसे कि हम देख पा रहे हैं, ऑक्सीजन को टिश्यूज के पास पहुंचाना, ताकि वो अपना खाने को, अपने मतलब अपना रेस्पिरेशन कर सके, ऑक्सीजन के यूज से खाने को तोड़कर एनर्जी ले सके और अपना काम कर सके, ठीक है। उसी तरह हमने पढ़ा WBC या फिर ल्यूकोसाइट, जो क्या है, फाइट करता है अगेंस्ट इन्फेक्शन या फिर डिसीज के अगेंस्ट,
बाय या तो इनगल्फ कर लेगा या फिर उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। डिस्ट्रॉय कैसे, दूसरे टाइप से डिस्ट्रॉय कर सकता है, ऐसे टॉक्सिन्स, ऐसी चीजें रिलीज करके जो हमारे पास फॉरेन पार्टिकल आया है उसके लिए वो चीजें हार्मफुल है। ठीक है, एंटीबॉडीज भी रिलीज करता है जिसका काम क्या होता है, न्यूट्रलाइज करना हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द जर्म्स। नेक्स्ट आता है प्लेटलेट का काम, जो मिलके किसी भी जगह क्या करती हैं, क्लॉट बना देती हैं, खून का थक्का जमा देती हैं ताकि फर्दर ब्लड लॉस ना हो सके। हुआ क्लियर? ये फंक्शन हो गए किसके, ब्लड की। चलिए नेक्स्ट हमने बोला लिम्फ। लिम्फ क्या है, लिम्फ इज जस्ट नथिंग बट इट इज इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ऐसा फ्लूइड जो इंटरस्टिशियम में बोले तो सेल्स के खाली जगह जो स्पेस है उधर प्रेजेंट है ना। तो ये क्या है, ये कलरलेस है, सबसे बड़ी चीज। कलरलेस फ्लूइड दैट इज फिल्टर्ड आउट ऑफ द कैपिलरीज। आपको पता है मैंने कैपिलरीज से जैसे ही मेरे को टिश्यूज के पास पहुंचा, मैंने क्या करा, मैंने मेरा हार्ट लिया। हार्ट का काम क्या है, बेसिकली ब्लड को पंप करना। तो हमने एक पंपिंग ऑर्गन बनाया जिसका काम क्या है, सब जगह पंप कर देगा ब्लड को, ऐसे वो प्रेशर से करेगा है ना, तो धीरे धीरे वो ब्लड सर्कुलेट होएगा। तो आर्टरी का काम क्या है, वो लेके जा रहा है ऑर्गन के पास। अब उस ऑर्गन के पास क्या करते हैं, हम उसे इतना छोटा छोटा टुकड़ों में बांट देते हैं, छोटी छोटी ब्लड वेसल बना देते हैं ताकि उसके थ्रू लेन देन आसान हो सके। तो उधर क्या बन गई, वो कैपिलरी बन गई। अब उससे काम की चीजें थी वो हमने ले ली, वेस्ट था वो दे दिया। वेस्ट क्या है हमारे लिए, CO2। काम की चीज क्या थी, O2, वो ले ली। लेते ही अब वापस वो एक बड़ी वेसल में कन्वर्ट हो जाएगा और वापस हार्ट के पास जाएगा। तो वो क्या हो गई, तो हमने देख लिया आर्टरी, वेन और कैपिलरी कैसे अलग है। आर्टरी क्या कंटेन करती है, प्योर ब्लड। वेन क्या कंटेन करती है, इम्प्योर ब्लड। इम्प्योर माने CO2 को। ठीक है, कैपिलरीज का काम क्या है, बेसिक एब्जॉर्प्शन या फिर जो भी ट्रांसपोर्ट होना है वो उसके थ्रू होता है। हुआ क्लियर? तो जैसे ही अब मेरे को कोई भी चीज भेजनी है, कोई भी न्यूट्रिएंट भेजना है किसी टिश्यू के पास, तो मैं कैपिलरी फॉर्म में मैंने कन्वर्ट किया, हमारी उसको कैपिलरी फॉर्म आई, तो उसकी चीजें जो उसके थ्रू अब हम ट्रांसपोर्ट करवा रहे हैं सेल के पास, तो बीच में कुछ चीजें लीक हो जाती है, तो डेट कुछ चीजें फिल्टर्ड आउट हो जाती हैं, वो क्या होता है, लिम्फ होता है। तो लिम्फ का फंक्शन क्या है, लिम्फ ट्रांसपोर्ट्स द न्यूट्रिएंट्स दैट मे हैव बीन फिल्टर्ड आउट ऑफ द बॉडी कैपिलरीज। जो बॉडी कैपिलरीज से गलती से बाहर की तरफ छूट गई थी, उन्हें वापस किस में लाना, उन्हें वापस हार्ट के पास लाने का काम किसका होता है, लिम्फ का। हुआ क्लियर? ये क्या करेगा, ये बेसिकली CO2 या फिर वेस्ट प्रोडक्ट को लेके जाता है। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड, बीइंग लोडेड विद WBC। इसके अंदर मेन WBC होती है, इसके अंदर RBC होंगी कि नहीं, नो मैम। RBC तो हमारे लिम्फ के अंदर हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि हमारा लिम्फ कलरलेस है। RBC होती तो ये कैसा हो जाता, रेड इन कलर हो जाता। तो हमारे पास लिम्फ किस चीज से भरा हुआ है, WBC। WBC में भी पर्टिकुलरली कौन सी वाली सबसे ज्यादा है, लिम्फोसाइटेड। लिम्फोसाइट, इसी से नाम पड़ेगा लिम्फ। ठीक है, तो आपको पता है WBC है, WBC का काम क्या होता है, इन्फेक्शन से लड़ना। इन्फेक्शन से क्या करेगा, फाइट करेगा। कौन, WBC। तो एक तरीके का डिफेंस या फिर इम्यून सिस्टम है बॉडी का। कौन, लिम्फ। हुआ क्लियर? चलिए, तो अब हमने हमारे लगभग 3 टिश्यू कवर कर लिए हैं। लगभग नहीं, अब हमारा एनिमल टिश्यू लगभग हो ही गया है। लास्ट और फाइनल टिश्यू बचता है, दैट इज द नर्वस टिश्यू, जिसका काम क्या है, सबका बाप कौन है, ब्रेन है। ये बताता है आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। नर्वस टिश्यू ही इंक्लूड होता है कि एक पार्ट है ब्रेन, है ना, क्योंकि वो एक ऑर्गन है ना। तो नर्वस टिश्यू मिलके क्या बना रहा है, ऑर्गन बना रहा है। तो चलो, नर्वस टिश्यू का मेन काम क्या है, एक बहुत स्पेशलाइज्ड टिश्यू है जिसका काम है कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का। बोले तो सिग्नल्स को ट्रांसफर करने का, इंफॉर्मेशन का, लेन देन का।
ठीक है। नर्वस टिश्यू ऐसा टिश्यू है जो स्पेशलाइज हुआ है किस काम के लिए, मैसेज को इधर से उधर भेजने के लिए, ठीक है। इधर से उधर मतलब अब मानो मेरे चोट लग गई, तो अब मान लो मैंने कोई भी गर्म चीज के हाथ लगाया तो मैं एकदम से हटाऊंगी, तो ये किसने कहा, ब्रेन ने। ये इस ब्रेन ने कहा कि तुम उसे हटाओ, वो मैसेज लेके गया कि उसे दर्द हो रहा है, कि वहां पे चीजें जल रही है, पार्ट ऑफ द एरिया इज जस्ट बर्निंग, तो ये गया ब्रेन के पास, फिर ब्रेन ने सिग्नल भेजा कि इसमें ये ठीक रहेगा कि मैं अपने हाथ को रिमूव कर लूं। समझ पा रहे हो एक तरीके से, बिल्कुल क्लियर। तो ये मैसेज का लेन देन हो रहा है किसके थ्रू, स्पेशलाइज्ड टिश्यू है, उसका नाम क्या है, नर्वस टिश्यू। उस टिश्यू मिलके क्या बनाते हैं, उस टिश्यू के अंदर आता है ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स, ये तीन चीजें मिलके हमारा नर्वस टिश्यू बनाती हैं, ठीक है। नर्वस टिश्यू के अंदर, जो नर्वस टिश्यू के अंदर मेन जो सबसे सेल्स होती हैं उनका नाम क्या है, न्यूरॉन्स या फिर नर्व सेल्स, है ना। न्यूरॉन्स के पास एक स्पेशल एबिलिटी है जिससे वो कोई भी स्टिमुलाई है, चाहे वो स्टिमुलाई क्या हो सकती है, हीट, कोल्ड, कुछ भी, कोई भी स्टिमुलाई, उसको क्या करेगी, वो एबिलिटी टू रिसीव, वो स्टिमुलाई को रिसीव करेगी बाहर के इन्वायरमेंट से और बॉडी से, फिर वो उसको इम्पल्स में कन्वर्ट करके, उसको सिग्नल में कन्वर्ट करके अलग अलग पार्ट में भेज देती है, ठीक है। इम्पल्स ट्रेवल करता है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन, ठीक है। ये जो आपको पता है, मैंने कहा कि ऑब्वियसली मेरी एक सेल इतनी बड़ी तो होगी नहीं कि अगर मान लो मेरे यहाँ चोट लगी, यहाँ मेरे साथ कुछ हो रहा है, तो मैं सोच रही हूँ कि इसको ऐसे मूव करना बेटर रहेगा, मेरा ब्रेन ये कहता है, तो अब इतनी बड़ी सेल तो है नहीं कि यहाँ से लेके वो सेल पूरी यहाँ तक है, ऐसा तो कुछ नहीं है, ये एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। तो यहाँ पे जो सेल है वो आगे भेजेगी, फिर आगे भेजेगी, फिर आगे भेजेगी, ऐसे इतना फास्ट कंडक्शन होता है कि सेकंड विद इन द मिली सेकेंड्स हमारी बॉडी उस पर्टिकुलर एक्शन के प्रति रिएक्शन दे देती है, उस पर्टिकुलर स्टिमुलाई के अगेंस्ट रिस्पॉन्ड कर देती है। अब वो न्यूरॉन या नर्व सेल कुछ हमारी ऐसी होती है, इट इज अ ब्रांच टाइप ऑफ सेल, ब्रांचिंग देखने को मिल रही है। सबसे बड़ी चीज, मेन सेल की बॉडी, साइटोन या फिर सेल बॉडी, इसके बाहर कुछ ब्रांचेस हैं जिनका नाम क्या है, डेंड्राइट्स, है ना। फिर फर्दर ये पीछे की तरफ ये क्या है, पूरा एक्सोन है, लास्ट में टर्मिनल ब्रांचेस, टर्मिनल मतलब आखिरी वाली, या फिर एक्सोन टर्मिनल भी बोल देते हैं हम इन्हें, टर्मिनल मतलब समाप्त, टर्मिनेट, है ना। उसके ऊपर बीच में जो ये एक्सोन की बॉडी है, ये एक्सोन देखने को मिल रहा है, इसके ऊपर हमें क्या देखने को मिल रही है, न्यूरिलेमा, न्यूरॉन की प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूरिलेमा। नोड ऑफ रेनवियर, ये बीच में ये छोटे छोटे नोड से देखने को मिल रहे हैं, गैप से देखने को मिल रहे हैं, डेट इज द न्यूरिलेमा। मेड्यूलरी शीथ या फिर माइलिन शीथ, एक्सोन के ऊपर एक कवरिंग है माइलिन शीथ, और वो माइलिन शीथ बीच बीच में कवर्ड नहीं है, पूरी नहीं है, वहां पे वो एक नोड सा बना रही है जिसे हमने क्या बोल दिया, नोड ऑफ रेनवियर। हुआ क्लियर? चलिए अब इसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ी, साइटोन या सेल बॉडी, है ना। तो अब साइटोन या सेल बॉडी पहले हम देखते चलते हैं डायग्राम के साथ, क्या है, दिस इज द साइटोन या सेल बॉडी, है ना, जिसका जो क्या है, सेंट्रल न्यूक्लियस कंटेन करती है, बड़े साइटोप्लाज्म होते हैं, कुछ डेंसेस पार्टिकल्स होते हैं, ग्रेन्यूल्स होते हैं, जिनका नाम क्या है, निसल ग्रेन्यूल्स। ये क्या है, जस्ट गुच्छे हैं किसके, राइबोसोम्स के, कौन, निसल ग्रेन्यूल्स। ये देखो, ये जो आपको दिख रहे हैं ना, ये छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स, इनका नाम क्या है, निसल्स ग्रेन्यूल, है ना। चलिए नेक्स्ट हमने क्या बोला, डेंड्रोन्स या फिर डेंड्राइट्स, छोटे छोटे प्रोसेस से निकले हुए हैं सेल बॉडी से, उनको हमने क्या बोला, डेंड्राइट्स, जिनका काम क्या है, कोई भी इंपल्स को रिसीव करना, जिनका काम क्या है, रिसीविंग द इंपल्स या फिर स्टिमुलाई, रिसीव करना, कोई भी आगे से सिग्नल आ रहा है उसको रिसीव कौन करते हैं, डेंड्राइट्स ऑफ द,
है ना। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा, नेक्स्ट अब हमारा क्या हुआ, अब हमारा हमने ये भी पढ़ लिया, सेल बॉडी भी, बोले तो साइटोन भी। दूसरा हमने क्या पढ़ लिया, दूसरा हमने पढ़ लिया हमारे पास डेंड्राइट्स भी। थर्ड वन इज द एक्सोन, इस पूरे को क्या बोला गया, एक्सोन बोला गया। आपने डायग्राम देख लिया, अब इसके बारे में पढ़ते हैं। एक्सोन, एक्सोन एक सिंगल, एक ही देखने को मिल रहा है, लंबा सिलेंड्रिकल प्रोसेस है, जिस पूरी तरीके से ऐसे पूरी लंबी एक सिलेंड्रिकल प्रोसेस देखने को मिल रही है, जिसके टर्मिनली मतलब लास्ट में जाके देखेंगे तो लास्ट में जाके कुछ ब्रांचेस देता है, जो ट्विग लाइक ऐसे पतली पतली सी ब्रांचेस होती हैं, आगे जाके एक्सोन एंड्स बनाती है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, ऐसे ऐसे करके। अब देखो, आप देखोगे डायग्राम में, ये ऐसे आगे जाके ऐसे एक नोब से बना लेती हैं, जिन्हें क्या बोला जाता है, ऐसे स्वोलन सी चीज बना लेती हैं, जिन्हें बोला जाता है साइनेप्टिक नोब। क्या बोला जाता है, साइनेप्टिक नोब या फिर बोटिन। ठीक है, इनके ये जो ये होते हैं बोटन या फिर साइनेप्टिक नोब, इनके अंदर एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है, दैट इज एसिटाइल कोलिन। समझे, एक फ्लूइड स्पेशल न्यूरोट्रांसमीटर है, जिसका काम क्या करता है, जो एक तरीके के इंपल्स की तरह काम करता है बिटवीन द टू न्यूरॉन। अब जैसे ही मेरे इस न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में मेरे को इंपल्स भेजना है, तो मेरे जो लास्ट के क्या होंगे, एक्सॉन टर्मिनल, वो एक स्पेशल चीज रिलीज करेंगे, दैट इज एसिटाइल कोलिन। वो आगे जाके डेंड्राइट से जुड़ेगा, तो डेंड्राइट समझेंगे अच्छा ये मैसेज है, फिर वो आगे भेजेंगे, फिर आगे जाके एक्सॉन तक पहुंचेगा, टर्मिनल तक जाएगा, फिर एसिटाइल कोलिन रिलीज होगा। ऐसे करके ये प्रोसेस रहता है, ऐसे करके हमारे सिग्नल्स ट्रांसमिट होते रहते हैं। अब एसिटाइल कोलिन, इसके बारे में पढ़ते हैं, ACH। ये क्या है, एक तरीके का न्यूरोट्रांसमीटर। ट्रांसमीटर मतलब ट्रांसमिट करना, एक जगह से दूसरी जगह भेजना। दैट इज ऐसा सब्सटेंस जो क्या कर रहा है, रोल कर रहा है ट्रांसमिशन में, बोले तो भेजने में, किसको, इंपल्स को, एक नर्वस सिस्टम के, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के पास। एक्सोन को हम नर्व फाइबर भी बोल देते हैं। किसको, एक्सोन को। फंक्शन देखते हैं। डेंड्राइट्स का काम क्या है, रिसीव करना इंपल्स को। एक्सोन का काम क्या है, उस सेल बॉडी से आगे की तरफ इंपल्स को लेके जाना, है ना। हुआ क्लियर। अब डिफरेंस देखते हैं हम एक्सोन और डेंड्राइट। तो एक्सोन हम क्या देख रहे हैं, एक यूनिफॉर्मली थिकन्ड लंबा सा फाइबर है, एक ही प्रोसेस है। डेंड्राइट्स क्या होते हैं, टेपरिंग प्रोसेसेस होते हैं शुरुआती, है ना। ऑलवेज कवर्ड विद एक शीथ होती है, मेड्यूलरी या फिर माइलिन शीथ। इसके ऊपर कोई भी शीथ प्रेजेंट नहीं होती। किसके ऊपर, डेंड्राइट के ऊपर। आपने देखा एक्सोन के अंदर कोई भी ग्रेन्यूल्स देखने को नहीं मिलते, बजाय की ग्रेन्यूल्स या फिर न्यूरोफाइब्रिल्स दोनों प्रेजेंट होते हैं। किसके अंदर, डेंड्राइट्स के अंदर। इसके अंदर सिर्फ न्यूरोफाइब्रिल्स प्रेजेंट होते हैं, किसके अंदर, एक्सोन के अंदर। ये इसका काम क्या होता है, ये सेल बॉडी से आगे की तरफ इंपल्स को लेके जाते हैं, ट्रेवल करते हैं, बजाय कि इसका काम क्या होता है, डेंड्राइट्स का काम होता है रिसीविंग द इंपल्स, ये इंपल्स को रिसीव करते हैं। हुआ क्लियर। तो अब देखो हमारा टिश्यू चैप्टर क्लियर हो चुका है। तो टिश्यू एक बहुत इजी सा चैप्टर है। अब बेसिक मैं एक फ्लो चार्ट बनाने जा रही हूँ, हमने टिश्यू में क्या क्या पढ़ा है, हमारा रिकैप हो जाएगा। टिश्यू ऐसी सेल्स का मिलकर बना है जिनका कॉमन ओरिजिन, कॉमन फंक्शन, सेम ही ओरिजिन है, सेम ही फंक्शन है, ठीक है। वो सब क्या मिलके बनाती हैं, टिश्यूज बनाती हैं। टिश्यूज हमने दो तरीके के मेन पढ़नी है। एक हमने पढ़ना है कौन सा, एक हमें पढ़ना है प्लांट टिश्यू, एक हमने पढ़ा है एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू भी ताजा की ताजा पढ़ा है। कोई बता सकता है मुझे एनिमल टिश्यू को हमने फिर फर्दर कितने पार्ट में बांटा? बिल्कुल मैम, सबसे पहले बाहर वाला सबसे सिंपल टिश्यू पढ़ते हैं, एपिथेलियल टिश्यू। फिर हमने पढ़ा मैम कौन सा टिश्यू पढ़ा, फिर हमने मस्कुलर टिश्यू। फिर हमने कौन सा पढ़ा,
connective tissue. Third one is the connective tissue. Fourth one is the nervous tissue. Nervous tissue के अंदर हमने न्यूरॉन्स वगैरह देखा. सबसे पहले एपिथेलियल, फिर हमने उसे बांटा किसमें? सबसे पहले स्क्वैमस, फिर क्यूबोइडल, कोलमनार, सिलिएटेड. यही पढ़ा है ना हमने. मस्कुलर टिश्यू को हमने क्या क्या में बांटा? सबसे पहले स्मूथ या फिर इनवॉलेंट्री, स्ट्राइटेड या फिर वॉलेंट्री, या फिर स्केलेटल मसल टिश्यू. नेक्स्ट लास्ट वन इज द कार्डियक. कनेक्टिव टिश्यू. कनेक्टिव टिश्यू हमने कई प्रकार के पढ़े. सबसे पहले लूज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू. फिर हमने पढ़ा कौन सा? डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू. है ना. डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में हमने पढ़ा एक होता है टेंडन, जिसका काम क्या है? जो मसल को बोन से जोड़ता है. एक हमने पढ़ा लिगामेंट. बिल्कुल ना. नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा? एडिपोज टिश्यू, शॉक एब्जॉर्बेंट जिसे हमने कहा जो हमारी बॉडी को शेप देता है. नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा? स्केलेटल टिश्यू. स्केलेटल टिश्यू हमने दो प्रकार का पढ़ा. एक होता है कार्टिलेज, एक होता है बोन. लास्ट बट नॉट द लीस्ट फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. वो हमने दो तरीके के पढ़े, ब्लड और लिम्फ. फिर हमने ब्लड क्या पढ़ा कि ब्लड होता है, एक तो होते हैं सेल्स और होता है प्लाज्मा. प्लाज्मा के अंदर हमने बोला कुछ तीन तरीके के प्रोटीन्स होते हैं. एक होती है एल्ब्यूमिन, जिसका काम क्या होता है? ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द ब्लड को मेंटेन करना. दूसरा हमने पढ़ा ग्लोबुलिन, जो क्या होती है? एंटीबॉडीज की बनी हुई. तीसरा हमने पढ़ा फिब्रिनोजन, और बहुत सारे मिनरल्स, विटामिन वगैरह ये सभी चीजें भी प्लाज्मा के अंदर होती है. सेल्स कौन कौन सी पढ़ी? एक पढ़ी आरबीसी, एरिथ्रोसाइट. दूसरी पढ़ी डब्ल्यूबीसी. थर्ड वन इज द प्लेटलेट. ये जस्ट फ्लो चार्ट है हमारे किसका? जो भी टिश्यू चैप्टर है उसका. प्लांट टिश्यू में हमने पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ डिवीजन कि डिवाइड करेगा कि नहीं. एक तो पढ़ा हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एक हमने पढ़ा परमानेंट टिश्यू. बिल्कुल. मेरिस्टेमेटिक फिर हमने पढ़ा तीन प्रकार का होता है. एक होता है एपिकल, एक होता है लेटरल, एक होता है इंटरकैलरी. परमानेंट टिश्यू फिर हमने पढ़े दो तरीके के. एक होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू, एक होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. हमने सिंपल परमानेंट टिश्यू में फिर तीन तरीके के पढ़े. पैरेन्काइमा, नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा? पोलेनकाइमा. लास्ट हमने क्या पढ़ा? स्क्लेरेन्काइमा. परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू हमने बोला दो तरीके का होता है. एक होता है जाइलम, जिसका काम क्या है? वाटर को कंडक्ट करना. एक होता है फ्लोएम, जिसका काम क्या है? फूड को कंडक्ट करना.
है ना, हमने बोले थे फिर इनके 4 एलिमेंट्स होते हैं, जाइलम के भी और फ्लोएम के भी। फ्लोएम के क्या 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 होते हैं, कंपेनियन सेल, सीव ट्यूब, फ्लोएम पैरेन्काइमा, fourth one is the phloem sclerenchyma, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, बास्ट फाइबर्स, है ना। उसी तरह जाइलम के भी कुल 4 कंपोनेंट होते हैं। इसमें मैंने क्या बोला था, सिर्फ एक यही डेड होता है, बाकी ये भी लिविंग है, ये भी लिविंग है, ये भी लिविंग है ना। जाइलम के अंदर हमने क्या पढ़ा, जाइलम पैरेन्काइमा होता है, ट्रैकिड्स होते हैं, जाइलम की वेसल्स होती हैं, फोर्थ वन इज द जाइलम स्क्लेरेन्काइमा। इसमें सिर्फ एक यही लिविंग है, बाकी तीनों डेड है। हुआ क्लियर। तो ये सब हमारा टिश्यू चैप्टर का ओवरऑल रिव्यू है, या फिर बेसिक हमने जो अभी हमारे टिश्यू के अंदर पढ़ा, हमें ये सब हम सभी ने क्लियर कर लिया है। ठीक है, तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए, हम एकदम डन कर चुके हैं। कौन सा चैप्टर, टिश्यू चैप्टर, बिल्कुल स्मूथ क्रिस्टल क्लियर हो चुका है हमारा, मक्खन करके हमने पढ़ा दिया है टिश्यू चैप्टर को, तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। अब चलो